A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका प्यारा सा टॉपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो ओके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले, वैसे तो किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को और क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक। वाई, ये सवाल हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन हमारा पहले देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारे मन में पहले हम खुद से क्वेश्चन करेंगे कि हम क्यों इस काम को कर रहे हैं, तो भी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये ना हो कि अभी आपसे कोई पूछ ले जाए, चलो कोई ये पूछ ले क्यों पढ़ रहे हो आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, ठीक है ना, कहाँ से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आया, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा क्या बताता हूँ, इसका समरी बता देता हूँ स्टार्टिंग में कि क्या जरूरत पड़ी थी हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। और हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ी थी और उसके बाद में फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उससे पहले जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए थोड़ा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अगर कोई ये कहता है केमिस्ट्री वाला बंदा कि दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो भाई ये बात है बिल्कुल गलत। कोई कहता है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो भाई ये बात है गलत। मैं तो देखो पहले से ही ये कहता हूं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं, ठीक है ना। क्या होता है, आपका साइंस ही होता है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि जो ऑर्गेनिक है वो अलग चीज है, लेकिन हम बात करें, क्योंकि हम बात करें अगर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अगर मैं स्टैटिस्टिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है, साइंस की ब्रांच है which studies the macroscopic properties of system, which studies the macroscopic systems from a microscopic point of view। यानी कि मैं क्या करता हूं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को, जो मेरे बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स को मैं क्या करता हूं, माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स उसके मोलिकुलर लेवल पे जाके उसे पढ़ता हूं। अब आपके क्या हो सकते हैं वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जैसा कि आप देखते हो। तो अगर मुझे पढ़ना है डीएनए को, मुझे पढ़ना है प्रोटीन्स को, तो ये सब चीज के लिए जो आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आगे हम जाके देखिए कैसे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आप धैर्य रखिए और देखते रहिए, तो हम बाद में जाके बताएंगे आपको कि कैसे ये काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है ना। और स्टैटिस्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो ना ही आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में और ना ही फिजिक्स के क्षेत्र में, बल्कि आपका बायो के क्षेत्र में भी काफी आगे जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, सो हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आपको फीलिंग्स, जब तक फीलिंग्स ना आए जब तक मजा नहीं आता, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट में जब तक फीलिंग्स ना आए, तो फीलिंग्स आएगी, 100% फीलिंग्स आएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द गोल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग एंड, देखो क्या क्या जो इसका गोल होता है वो क्या होता है, इज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ macroscopic phenomena and the calculations of macroscopic properties from the properties of the individual molecules। मीन्स हम माइक्रो लेवल पे जाके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो गोल हमारा यहीं पे यही होगा, गोल हमारा यहाँ पे यही होगा कि हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। और कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, मीन्स हम मोलिकुलर लेवल पे जाएंगे और जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपका एंट्रोपी हुआ, एंथैल्पी हुआ, ठीक है, और सारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वगैरह, हम सबको स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ और बाय द पॉइंट ऑफ व्यू माइक्रोस्कोपिक लेवल। ओके गॉट इट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि नीड इसकी क्यों पड़ी। सो अगर मैं बात करूं, अगर मैं जाऊं 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के लास्ट में अगर मैं जाऊं अराउंड 1792, अगर मैं 1792 के पास जाऊं तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का बोल बना था। यहीं से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ था। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स क्या आया था आपका गेम में, यहाँ पे प्रकट हुआ था, ठीक है ना। तो
तो अगर मैं बात करूं कि 1792 में थर्मोडायनेमिक्स जो है कंप्लीटली फ्लो में आ चुका था। अब अगर मैं बात करूं जब ये 1792 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे हमारे पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमारे पास तब तक कोई भी माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। मीन्स हमें नहीं पता था कि अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डाल्टन की थ्योरी आई थी, वहां पे डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था कि सबसे छोटा पार्टिकल, वो तो इसी बात में थी ना, उसने कहा था कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, आपका एटम होता है। मीन्स एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे वहां पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें नहीं पता था। जब इससे बाद में मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पता लगा हमें, जब हमारी क्वांटम आई तब ये थ्योरीज फेल होती चली गई। ठीक है ना। ओके, तो ये था एक छोटा सा एग्जांपल, इसे छोड़ो। मैं अगर बात करूं 1792 में जब थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, तो थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज थी, यानी जो भी हम प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करते हैं वो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, हम सिस्टम को बाहर से देखते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हैं, और उस पूरे सिस्टम को, जैसे कि ये चौक है, हम पूरे सिस्टम को बाहर से देख रहे हैं और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट इज द मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब अगर मैं क्या करूं कि इसके एक छोटे से पार्टिकल को लूं और सोचूं कि उस छोटे से पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, और वो छोटा सा पार्टिकल क्या है, वो छोटा सा पार्टिकल हो सकता है आपका एटम और मॉलिक्यूल। मीन्स मुझे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखना है कि प्रॉपर्टीज क्या होगी। दैट इज योर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो आई थिंक आपको माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में फर्क समझ में आया होगा। ओके, सो फिर से हम यही पे आते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो जब थर्मोडायनेमिक्स में हम जो भी प्रॉपर्टीज निकालते हैं, जैसे कि एंट्रोपी निकालते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि हम एंथैल्पी निकालते हैं, या हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टीज निकालते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। किस लेवल पे होती है वो? सभी वो मैक्रोस्कोपिक लेवल्स पे होती है, यानी कि बड़े लेवल्स पे होते हैं। मीन्स हम सिस्टम को बाहर से देख रहे हैं, पूरा सिस्टम को एक साथ में देख रहे हैं और उसकी प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सब एवरेजेस होते हैं, सब डिफरेंस होते हैं। मीन्स हम सब डेविएशन, डेल्टा हम कैलकुलेट करते हैं, सब हम डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा? और साइंटिस्ट ने कुछ ये सोचा तब थर्मोडायनेमिक्स के बाद में। अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके बाद में, तो इसके बाद में क्वांटम पॉइंट ऑफ व्यू में आई, क्वांटम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू में आई। मीन्स उसके बाद में, डाल्टन के बाद में जब साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, थॉमसन वगैरह वगैरह आए, नील्स बोर वगैरह, तो उन्होंने बताया कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, फिर उससे बहुत सारे मॉडल आए, फिर क्वांटम थ्योरी जब आई, तो क्वांटम थ्योरी में मुझे पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, जो कुछ भी हो रहा है, यानी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हो रही है, जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वांटम ने तो लाइफ ही चेंज कर दी। इसलिए तो कहा जाता है कि क्वांटम को एक अलग वर्ल्ड कहा जाता है, कि ये एक अलग ही दुनिया है। ओके, अब ध्यान से देखो, तो क्वांटम आने के बाद में मुझे पता लगा कि इसके अंदर भी कुछ होता है, यानी कि जो मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ, ये बल्क लेवल में चीजें पढ़ रहा हूँ, इनके अंदर भी कुछ है। ये मिलके बनी है, एटम्स से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? एटम्स से मिलके बनी है, मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। मॉलिक्यूल्स में अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। मीन्स ये छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ये प्रॉपर्टी जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहा था, ये अंदर जाके, तो साइंटिस्टों को कुछ ऐसा लगा कि भाई मैं इस पूरे सिस्टम की जो प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी भी तो प्रॉपर्टीज कुछ होगी, उनकी प्रॉपर्टीज का भी तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम क्या करें, उनकी प्रॉपर्टीज का कंट्रीब्यूशन ले और तब इसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, तो वो आई थिंक कुछ एक्यूरेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। और फिर मैं एग्जैक्ट प्रॉपर्टी भी उसकी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहीं से आपकी जरूरत पड़ी किसकी? एक नई डिसिप्लिन की, यहां से जरूरत पड़ी, एक नए टॉपिक की जरूरत पड़ी फिजिकल केमिस्ट्री में, और वो आपके उभर के आया उसके बाद में ठीक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, उससे बाद में यहाँ पे उभर के आया।
ओके, अब अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल, सो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज नथिंग बट द ब्रिज इन बिटवीन क्वांटम एंड, यानी कि जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है और जो क्वांटम है, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है वो थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम के बीच में ब्रिज का काम करता है, या आप कह सकते हो वेव थ्योरी और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में क्या कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सारी जो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कैलकुलेट की, वो एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेंगे, बट किसका यूज करके, क्वांटम का यूज करके। अब आप ये कह सकते हो, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं क्वांटम का यूज ही कर रहा हूं, अगर मैं क्वांटम का यूज कर रहा हूं तो मैं ओनली क्वांटम का यूज करके क्यों नहीं प्रॉपर्टीज को निकाल सकता। तो भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीटली वैलिड, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि मैं क्वांटम का यूज करके उन प्रॉपर्टीज को क्यों नहीं निकाल सकता। लेकिन आप ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज भूल गए। क्या चीज आप भूल गए? देखो जी, जब आप बात करते हो क्वांटम केमिस्ट्री की, क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की जब आप बात करते हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपने जनरली देखा होगा कि हम छोटे छोटे एक एक पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम एक एक वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, जहां भी करते हैं। मीन्स अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, अगर मैं हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, लिथियम 2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, और आप अगर बहुत आगे जाओ, मैं यूरेनियम 91, मीन्स मैं ओनली हाइड्रोजन लाइक एटम की, मीन्स मैं वन पार्टिकल सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही बात कर रहा हूं क्वांटम केमिस्ट्री में। और आप वहां पे देखोगे कि जो ये आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, एक एक पार्टिकल की जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत टाइम ले लेते हैं। दे विल टेक अ ह्यूज टाइम, दे टुक्स अ ह्यूज टाइम। सो अगर ये ह्यूज टाइम लेते हैं, तो अगर मैं बात करूं किसकी, डीएनए वगैरह की बात करूं, डीएनए की बात करूं, प्रोटीन की बात करूं, देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बायोफिजिक्स में जाके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बायो में जाके। तो वहां पे हम पढ़ते हैं डीएनए इंटरकैलेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एमिनो एसिड्स की स्टडी करते हैं। तो ये जो जनरली है, ये क्वांटम से कर पाना एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई है, ठीक है ना। कर सकते हैं, हम करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पास होती है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, एब इनिशियो मेथड यूज करते हैं। बट अब प्योरली क्वांटम का यूज करके कैसे, हमारे सामने प्रॉब्लम है कैसे हम इतने बड़े बड़े सिस्टम्स को, हम पॉलीमर्स को, जिसमें तो आपके थाउजेंड मॉलिक्यूल्स है, हम कैसे उनके ऊपर मीन्स हम उन्हें ट्रीट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया। थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हम ओनली जो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है वो आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही कैलकुलेट कर रहे हो, मींस आप वो एवरेजेस वगैरह कैलकुलेट कर रहे हो, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो। इस केस में आप नहीं कर सकते, आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहे हो, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पे कर रहे हो, बिल्कुल सीधी बात, आप माइक्रोस्कोपिक पे कर रहे हो, लेकिन इतने बड़े सिस्टम के लिए भाई इम्पॉसिबल है। तो मुझे एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ी जो इन दोनों को बीच में कहीं पे लाके जोड़े। मींस मैं माइक्रो सिस्टम पे, माइक्रो लेवल पे जाके मैक्रो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकूं, माइक्रो लेवल पे जाके मैक्रो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकूं। तो मुझे एक ऐसे साइंस की जरूरत पड़ी, और वो साइंस था आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसे आप कहते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझना आया होगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा हम इसके अंदर, इससे ज्यादा गहराई से हम इसके अंदर जाने वाले नहीं है, ठीक है ना, समझ आपको? ओके ओके, सो चलो आगे देखते हैं। ओके जी, यहां तक आपको समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात करूं, आपने एक फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से देखा होगा, ये बोल्ट्जमान साहब ने कहा था कि अगर मैं बात करूं S इज इक्वल टू KBln W, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। अब इसे आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओमेगा कर देता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ये है आपका एंट्रोपी, और ये एंट्रोपी आपका कोई चेंज नहीं है, ये एंट्रोपी आपका एक एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट एंट्रोपी। और ये किसके इक्वल है, ध्यान से देखो भी, इससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये इक्वल है केबी, केबी इज नथिंग बट बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
and ln is log base e, and this is omega. What is this omega? Omega is micro states of the system. ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ द सिस्टम. अब देखो, कुछ लोगों ने अगर थोड़ा बहुत स्टेटिस्टिकल पढ़ रखा है तो माइक्रो स्टेट्स का उन्हें पता होगा. वैसे अगर नहीं पता है तो माइक्रो स्टेट को हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे. लेकिन अगर आप देखो तो नाम में ही क्या आ रहा है, माइक्रो आ रहा है. नाम में ही क्या आ रहा है, माइक्रो. मीन्स में एक माइक्रो प्रॉपर्टी से एक मैक्रो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने जा रहा हूं. माइक्रो प्रॉपर्टी से मैक्रो प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना. तो यही होता है आपका स्टेटिस्टिकल का काम. सो जनरली मैं यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहा हूँ. अगर मैं इसे आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये आपका कुछ नहीं है, ये है आपका नंबर ऑफ ऑप्शंस और अरेंजमेंट. नंबर ऑफ ऑप्शंस और अरेंजमेंट्स, ये है आपके क्या, अरेंजमेंट्स. मीन्स किस टाइप से आप अरेंज इसे कर रहे हो. जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि एंट्रोपी होती क्या, एंट्रोपी इज द ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस. ठीक है ना, ये कहते हैं ना कि एंट्रोपी इज द डिसऑर्डरनेस. बट वो चीज भाई साहब गलत है. हम देखेंगे जब हम एंट्रोपी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्यों वो गलत है. वो बेइंतहा बकवास बात है वो, ठीक है ना. कहीं कहीं वो ठीक है लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है. वहां पे जनरली अगर मैं बात करूं तो एंट्रोपी डिपेंड करती है ऑप्शंस के ऊपर. एंट्रोपी डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स के ऊपर, कि कितने आपके अरेंजमेंट्स है या कितने आपके ऑप्शंस है, ठीक है ना. और इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, हम जब पढ़ेंगे एंट्रोपी, जब आपको अच्छे समझाएगा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ तक आपके अच्छे समझ होगा. अगर आपको इसके बहुत ही अच्छे से इसका बेसिक्स अच्छे से समझना है, ठीक है ना, तो आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आईएसआई पुणे में एक टीचर है, नाम है डॉक्टर अर्णव मुखर्जी, ठीक है ना. उन टीचर की अगर आप वीडियोस देखोगे तो उनकी वीडियोस है यहाँ पे यूट्यूब पे एनपीटीईएल की. अगर उनकी आपकी स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपका बेसिक अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना. बाय द वे मेरे पीएचडी के गाइड है, ठीक है ना. उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है. उसका स्टेटमेंट कह नहीं सकते, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो पढ़ाते ही उस लेवल पे है, ठीक है. चलो छोड़ो, जो भी है आप देख लेना, उनको देखना, आपको बहुत अच्छे से फीलिंग आएगी. ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम ज्यादा बेसिक लेवल पे नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे हम बात करेंगे अपना नेट गेट वगैरह के एग्जाम से. तो जितना हमारा काम चल रहा है उतना देखेंगे, ध्यान से देखो. तो आपको अभी यहाँ से समझ में आएगा. ये चीज वैसे हम देखेंगे, बाद में देखेंगे ये कि क्या होता है, कैसे आपका ये नंबर ऑफ ऑप्शन यानी कि एंट्रोपी होती क्या है, कैसे हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस क्यों नहीं होती, क्या होती है एंट्रोपी, कैसे ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, वो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है ना. बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे. चलो अभी यहाँ पे आप फोकस करो, आगे फोकस करो यहाँ से. ओके, यहाँ पे देखते हैं. हैंस द properties of system at molecular level is defined by the statistical thermodynamics. मीन्स जो आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उन्हें अगर मैं मोलिकुलर लेवल पे यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना चाहूँ तो उसे कौन अच्छे से डिफाइन करता है, उसे डिफाइन करता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और यू कैन से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ओके, अब यहाँ पे आ जाओ. द मोलिकुलर प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द क्वांटम स्टेट. अब आपने क्वांटम में पढ़ा है, क्वांटम स्टेट्स में हम किस टाइप से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना. जैसे कि आपने वहां पढ़ा है कि जो आपका पार्टिकल है, यानी कि माइक्रो पार्टिकल की बात करें जनरली, माइक्रो पार्टिकल की जनरली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे हम कह रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की. उसकी प्रोबेबिलिटी, वो ऐसा नहीं कि किसी फिक्स स्टेट में पाया जाएगा, उसकी होती है प्रोबेबिलिटी कि वो इस स्टेट में इतना परसेंट पाया जाएगा, इसमें इतना पाया जा सकता है, इसमें इसका प्रोबेबिलिटी इतना है. तो हम क्या करेंगे, एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे. क्वांटम सिस्टम में हम एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे अपनी कुछ प्रॉपर्टीज, जो भी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होगी. ओके, गॉट इट. अब देखो, अब ध्यान से सुनना. अब जो ये आपका क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो क्वांटम मैकेनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो की पॉइंट है, द की प्रॉपर्टी और की पॉइंट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स पार्टीजन फंक्शन. यानी कि जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इन द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट इज इट कैन डिफाइन बाय द पार्टीजन फंक्शन.
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्टेट मैक में, वो होती है पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करना। मीन्स आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स लेते हो, जैसे कि आपने पढ़ा ट्रांसलेशनल सिस्टम पढ़ा क्वांटम में, वाइब्रेशनल सिस्टम, रोटेशनल सिस्टम तो और इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम, आप ये सब सिस्टम पढ़ रहे हो क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इन सब सिस्टम्स में आप एनर्जी को किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अगर आपको वो अच्छे से पता है, ठीक है ना, वैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे, वो आपको अच्छे से पता है तो आप पार्टीशन फंक्शन अच्छे से लिख जाओगे, ठीक है ना। तो आप अगर आपको पार्टीशन फंक्शन डिटरमाइन करना आता है तो काउंट ऑन में आप कोई भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कोई भी मैक्रोस्कोपिक कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और हम बार बार बताते हैं, आप कहते हो कि क्या इसका वेटेज है, वेटेज इसका जी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। 4 और 2 6 नंबर में आपका 4 नंबर में तो 100% आता है नेट में, ठीक है ना, 100% आता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप कर ले जाओगे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है ना। टाइफर में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत सिंपल बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक लंबा सा क्वेश्चन देता है, उसमें बात की 2-4 लाइन में आपका क्वेश्चन लिखा होता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछ लेता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, गेट में पूछा जाता है। और आपके अदर एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछो कि सर बुक कौन सी रिकमेंड करें, तो बुक आपकी जो है मैं रिकमेंड करता हूं आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय डोनाल्ड मैकक्वेरी। तो ये बुक है, आपको दिख रही है अच्छे से कैमरे में, तो ये बुक है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय डोनाल्ड मैकक्वेरी। बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही लाजवाब बुक है। अगर आप इससे पढ़ोगे तो सॉरी हाँ, अगर आप इस बुक से पढ़ते हो तो काफी अच्छा बुक है, ठीक है ना, देखना बहुत नॉलेजेबल बुक है। और वैसे तो बहुत सारी बुक और भी है, कैलन वगैरह, वो बुक्स मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को, वो बुक्स आप जब पढ़ना जब आप एक न्यू लेवल पे जाओगे। और वैसे आपको अगर मैं आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि स्टेट मैक को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। तो दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो रिवर्सिबल सिस्टम्स पे पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इरिवर्सिबल पे। देखो इरिवर्सिबल की हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम ओनली रिवर्सिबल पढ़ेंगे। ये आपका एडवांस लेवल है, इसे भी अगर आप करना चाहते हो तो हम बेसिक टू एडवांस वाले जो आपका बैच होगा उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ओनली रिवर्सिबल वाला पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। हाउ टू राइट द पार्टीशन फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स। तो आप नोट कर लीजिए। ओके, आप पोज करके नोट कर लेना, हम चलते हैं आगे। बढ़ा दूं? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, और बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। तो आप बस प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स या मॉडल्स, और वी कैन से मॉडल्स। तो जनरली मेरे डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो आप जानते भी होंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर नहीं देख रहे हो, तो प्लीज जाके पहले क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर देखे तब यहाँ पे आए, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के लिए हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर पढ़े हैं। वहाँ पे आपका लीनियर मोशन मीन्स आपका पीआईवी और ये ट्रांसलेशनल मोशन सॉरी, और यानी पीआईबी, और आपका रोटेशन वो वाइब्रेशनल मोशन यानी कि एसएचओ आपका खत्म हो चुका है और हम वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो आप पहले प्लीज जाके उन्हें देख लीजिए, तब आप यहाँ पे आए तो आपको अच्छे से आइडिया होगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अब अगर मैं बात करूं तो पहली मोशन आपकी होती है ट्रांसलेशनल मोशन। तो अगर मैं बात करूं ट्रांसलेशनल मोशन की, तो इस मोशन से रिलेटेड जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है वो होता है पार्टिकल इन बॉक्स। एंड पार्टिकल इन बॉक्स 1D 2D एंड 3D। ओके, आपको बस क्या आना चाहिए, आपको इनका एनर्जी लेवल आना चाहिए और कुछ नहीं। एनर्जी लेवल डिजेनरेसी के बारे में पता होना चाहिए, बाकी सब हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है आपका रोटेशनल। तो रोटेशनल में आपका आता है रिजिड रोटर, रिजिड रोटर। अगर आपको इसका एनर्जी लेवल अच्छे से पता है, एनर्जी वगैरह पता है और डिजेनरेसी वगैरह पता है, तो आप कर ले जाते हो क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ज्यादा
ये नहीं कि आपको पूरा क्वांटम पता होना चाहिए, ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और वो होती भी है आपके हाथ। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाइब्रेशनल मोशन की बात करूं तो उसमें आपका आता है SHO। तो आपको SHO के बारे में एनर्जी वगैरह का, एनर्जी डायग्राम और एनर्जी लेवल वगैरह का ज्ञान होना चाहिए। और फिर आपका आता है, क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिकल मोशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजिशन या इलेक्ट्रिकल ट्रांजिशन। और इसमें आप पढ़ते हो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो अगर आपको इतनी चीजें पता है, ठीक है ना, इतनी चीजें पता है, तो आप स्टेटिस्टिकल में कहीं भी मार नहीं खाने वाले, ठीक है ना। तो प्लीज नोट कर लीजिए। ओके, समझ में आया? ठीक है ना, ओके। अब हम देखते हैं व्हाट इज, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी से आई थिंक आप सब अच्छे से वाकिफ होंगे। हम बस यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम थर्मल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट, वो होती है आपकी KBT। ये होती है आपकी थर्मल एनर्जी, जहां पे KB होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ये आपका होता है टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप थर्मल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इससे बाद में नंबर 2 पे कुछ चीजों की जरूरत होती है जी आपका पार्टीजन फंक्शन लिखने के लिए, वो चीजें मैं देख रहा हूं। दूसरा होता है आपका बोल्ट्जमान फैक्टर। क्या होता है बोल्ट्जमान फैक्टर? ये देखो जनरली होता क्या है, बोल्ट्जमान फैक्टर क्या होता है? बोल्ट्जमान फैक्टर होता है आपका e⁻⁻β एप्सिलॉन। ये आपका एप्सिलॉन, जो आप लिख सकते हो, ये होता है आपका बोल्ट्जमान फैक्टर। इसे कहते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। वेयर वेयर जो आपका E होता है वो होता है एनर्जी ऑफ स्टेट, एनर्जी ऑफ स्टेट। जैसे जैसे बता रहा हूँ करते रहो, ठीक है ना। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जो आपका बीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1/KBT, जहां पे KBT क्या है आपका, KBT आपका थर्मल एनर्जी। तो बीटा इक्वल टू होता है 1/KBT। ओके, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बोल्ट्जमान फैक्टर को e⁻⁻⁷KBT। कहीं कहीं पर मैंने सिर्फ लिखते हैं, समझ में? ओके, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आती है, इतनी चीजें आपको समझ में आती है, तो आप पार्टीजन फंक्शन किसी भी चीज का लिख ले जाते हो। बहुत सिंपल होता है। आप पार्टीजन फंक्शन सब कहीं का लिख दोगे, ठीक है ना। आप ट्रांसलेशनल का लिख दोगे, रोटेशनल का लिख दोगे, वाइब्रेशनल का लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिकल का लिख दोगे, रामू का लिख दोगे, सामू का लिख दोगे, ठीक है ना, चिंटी का लिख दोगे, पिंकी का लिख दोगे, मिंकी का, सबका लिख दोगे, ठीक है ना। सबका लिखोगे आप, बस आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। सबका ट्रांसलेशनल, सॉरी, सबका पार्टीजन फंक्शन लिखोगे भाई, आप सबका लिखोगे, ठीक है ना। सबका लिखोगे, दादी का लिखोगे, बाबा का लिखोगे, अंकल का, पापा का, चाचा का, मम्मी का, सबका लिखोगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब क्या होता है पार्टीजन फंक्शन? पार्टीजन फंक्शन इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। मीन्स आपके क्वांटम मैकेनिकल लेवल्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ही पार्टीजन फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं मेरे पास दो स्टेट्स है, ये स्टेट 1 स्टेट 2, या आपके तो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट, ऐसा करो। इसकी एनर्जी लेट से एप्सिलॉन है और इसकी एनर्जी है 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसकी एनर्जी एप्सिलॉन है और इसकी है 2 एप्सिलॉन। अब मुझे कहा गया कि इसके लिए लिखना है पार्टीजन फंक्शन। क्या लिखना है? पार्टीजन फंक्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इसे बस लिखना है किसकी फॉर्म में? बोल्ट्जमान फैक्टर की फॉर्म में। तो देखो, पहले मैं ग्राउंड स्टेट के लिए बोल्ट्जमान फैक्टर लिखूंगा, एंड दैट इज e⁻⁻β। व्हाट इज एनर्जी ओवर हियर? दैट इज एप्सिलॉन, e⁻⁻β एप्सिलॉन। फिर हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्टेट का पार्टीजन फंक्शन और वो नेक्स्ट स्टेट का बोल्ट्जमान फैक्टर, और ऐसे हम करते रहेंगे तो आपका पार्टीजन फंक्शन लिखा जाएगा e⁻⁻β। व्हाट इज एनर्जी ओवर हियर? एनर्जी इज 2 एप्सिलॉन। सो योर पार्टीजन फंक्शन इज e⁻⁻β एप्सिलॉन प्लस e⁻²β एप्सिलॉन। Got it? This is the partition function for this energy level. Okay, अब हम बहुत सारी चीज लिखेंगे, आपको आराम आराम से समझना होगा, ठीक है ना। धीरे धीरे से समझो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एकदम बस ये मत पकड़ो कि नहीं
पेपर में आता है कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखो, अरे भाई वो दिन गए, लग गए वो दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, ठीक है, बट वो होते सिंपल है, ऐसी बात नहीं। ओके, एक और ले लेता हूं मैं। लेट्स से आई हैव दिस सिस्टम एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन एंड 4 एप्सिलॉन। लेट्स से आई हैव these 3 levels over here, sorry 4 levels over here, D 1 2 3 4 with the energies epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 epsilon. So then the partition function will be e to the power minus beta. What is the energy over here? That is epsilon, okay, plus e to the power minus, next now energy is 2 epsilon, so this is minus 2 beta epsilon, next e to the power minus 3 beta epsilon, and next e to the power minus 4 beta epsilon. Now I think you got it. So this is the partition function for this system. This is the partition function for this system. Okay, अब आई थिंक आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि डीजेनरेट स्टेट क्या होती है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा डीजेनरेट स्टेट ले लूं, डीजेनरेट स्टेट होती क्या है? डीजेनरेट स्टेट होती है वो स्टेट्स एक लेवल में, वो स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। आप कह सकते हो वो स्टेट्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। देखो ध्यान से देखना, अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, इसकी एनर्जी है एप्सिलॉन, फिर मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसकी एनर्जी है 2 एप्सिलॉन, और लास्ट में मेरा 3 एप्सिलॉन। और यहाँ पे भी मैं डिजेनरेसी की बात करूँ तो नॉन डिजेनरेट है, इसकी डिजेनरेसी 2 है और इसकी डिजेनरेसी 3 है। एज यू कैन सी देयर आर 2 स्टेट्स इन दिस लेवल देयर आर 2 स्टेट्स एंड दिस बोथ द स्टेट्स हैव द सेम एनर्जी। अरे दिस इज नथिंग बट द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। उसमें 2 स्टेट है, दोनों की एनर्जी सेम है। इसमें 3 स्टेट है, तीनों की एनर्जी सेम है। और वो स्टेट जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें कहते हैं डिजेनरेट स्टेट। सो ये इसकी डिजेनरेसी हो गई 2, इसकी डिजेनरेसी हो गई 3। ओके, अब मुझे इसके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखना है। ओके, पार्टीशन फंक्शन मुझे इसके लिए लिखना है। सो ग्राउंड स्टेट के लिए आएगा e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ओके, अब इस स्टेट में इस लेवल में 2 स्टेट है और दोनों की एनर्जी e टू द पावर माइनस, दोनों की एनर्जी 2 एप्सिलॉन है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन पहली स्टेट के लिए, प्लस e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन दूसरी स्टेट के लिए। कोई दिक्कत? ओके, प्लस अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे 3 है, e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन पहली के लिए, प्लस e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन दूसरी के लिए, प्लस e टू द पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन थर्ड के लिए। कोई दिक्कत? समझे? ओके, अब मैं इसे लिख सकता हूँ e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस ये e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन, e टू द पावर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन। सो दिस विल कम around 2 e to the power minus 2 e to the power minus 2 beta epsilon, and plus this will come as 3 e to the power minus 3 beta epsilon. So this will be the partition function of this proper diagram, this diagram, ठीक है ना। ये जो आपका स्पेसिफिक डायग्राम है इसका जो पार्टीशन फंक्शन होगा ये होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक करो भाई, लाइक करो, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अगर मैं बात करूं इन जनरल अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो अगर मुझे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखना है तो वो क्या होगा? GI, where GI is what? GI is what? That is the degeneracy of the system. So GI summation e to the power minus beta epsilon I, ये होगा फॉर्मूला। ध्यान से देखो, GI degeneracy and then e to the power minus beta epsilon, where this is the energy of the state. I think आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना गाइज। सो बस इस वीडियो में हम यही तक रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो काफी अच्छा था, कंटेंट काफी अच्छा था, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।